द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार। दोस्तों, कल बाजार परसों मतलब थर्सडे को बाजार बुरी तरह टूटा हुआ था बाजार। खूब आईटी भी टूटा हुआ था और भी सब टूटे हुए थे, और कल फिर ताज़ा हो गया बाजार। और अडानी के शेयर तो परसों ही तेज हो गए थे, कल तो खूब तेज हुए, 22% तेज हुआ है। कौन सा शेयर? अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन नहीं, आजकल उसका अडानी एनर्जी कर दिया नाम उसका। तो ये और भी शेयर तेज हुए हैं, अडानी के सब तेज हुए हैं। अब वो आरोप प्रत्यारोप कहाँ गए? भारत सरकार कहती है कोई आरोप हमारे को ऑफिशियली प्राप्त ही नहीं है, मतलब उनसे कोई मैसेज ही नहीं आया अभी तक। चलो आ भी जाएगा तो क्या था, अगर कोई बहुत बड़ा आरोप होता तो अब तक तो बड़ा तूफान आ जाता। तो खैर उसमें हम नहीं जाना है, क्योंकि कुछ लोगों को मोदी जी की और अडानी जी की प्रशंसा से कष्ट होता है, तो हम उनको कष्ट नहीं देना चाहते। हम तो शेयर की बात करेंगे। अब ऐसा है कि कल जो सेंसेक्स बंद हुआ 759 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 216 पॉइंट बंद हुआ, बैंक 148 पॉइंट बंद हुआ बैंक निफ्टी, और मिड कैप 91 पॉइंट, आईटी 170 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, स्मॉल कैप 139, और मेटल 69 ऊपर। सभी बंद हुए, ऊपर ही बंद हुए ज़्यादातर, और आईटी भी ऊपर ही बंद हुआ है। और इस साल अब एफआईज की सेलिंग की बात करते हैं हम। एफआईज ने सेलिंग की है कल 4383 करोड़ रुपए, यानी 4383 करोड़ रुपए की सेलिंग की है कल। और उसके अगेंस्ट में डीआईज ने 5723 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो ओवरऑल तो बाइंग ज़्यादा ही रही है एफआईज की। अच्छा, अब नवंबर माह में टोटल, नवंबर माह ख़त्म हो चुका है। अब जब बाज़ार खुलेगा तो दिसंबर में खुलेगा। आज 30 तारीख हो गई है, दैट्स ऑल। 2 तारीख को खुलेगा बाज़ार। तो नवंबर में कुल जो सेलिंग की एफआई ने 45,974 करोड़ रुपए की है, और अक्टूबर माह में 1,14,445 करोड़ रुपए की सेलिंग की थी। उसके मुकाबले, मतलब अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 1/3 सेलिंग ही की है करीब करीब डीआई ने, एफआई ने। और 2024 में जो टोटल सेलिंग की है, फर्स्ट 11 मंथ्स निकल चुके हैं, 11 मंथ्स में जो टोटल सेलिंग की है वो 2,87,234 करोड़ रुपए की है। और इससे पहले जो, इससे जस्ट नेक्स्ट बिलो जो सेलिंग थी वो थी 2022 में की थी। उस समय बाजार ढीला था, कोरोना काल किसके बाद में 1 साल 1.5 साल जो थोड़ा ढीला रहा था, मंदी तो नहीं कह सकते उसको, ढीला रहा था। उसमें 2,78,429 करोड़ रुपए का माल बेचा था एफआई ने, नेट सेलर थे वो। उसकी तुलना में 9 करोड़ रुपए ज़्यादा है, 9 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो कोई खास बात नहीं, उतना ही ज़्यादा है। तो इतना माल तो एफआई जो थे वो आज के 2 साल पहले ही बेच चुके थे। इससे कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इंडियन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरह से जुटा हुआ है, शेयर बाजार के प्रति पूरा लगाव रख रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट इज बाउंड टू फ्लेयर अप। अगर मान लीजिए अभी तक एफआई ने पिछले सन 2020 से अब तक जो है वो करीब 7 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। मैं समझता हूँ उसके अगेंस्ट में डीआई ने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। तो कोई चिंता की बात नहीं, 3 लाख करोड़ रुपये फिर भी सरप्लस में है, बल्कि ज़्यादा खरीदा है। लमसम भी लगता है और है, और अभी भी चालू है। 25,000 रुपये महीने की एसआईपी आती है, और जो लमसम आता है, एचएनआईज का पैसा आता है, एनआरआईज का पैसा आता है, वो अलग लग रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये पैसा 7-8 लाख करोड़ रुपये साल से कम नहीं है। तो एफआई अगर 3-4 लाख करोड़ का माल बेच देते हैं, नथिंग टू वरी है नहीं। और खरीदेंगे भी, खरीदना पड़ेगा इनको। इंडिया जैसा ल्यूक्रेटिव मार्केट कहाँ है? इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट सेटअप अच्छा है, चाइना की तरह नहीं जिसको चाहे लात मार के निकाल दें। ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो कुछ होगा लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा, मतलब देश में कानून का राज है। अच्छा, अब हम चलते हैं जो कल जीडीपी के फिगर आए, वो बड़े दुखद हैं जीडीपी फिगर्स। आज दोस्तों देखो, पहले तो इन चीज़ों पर विचार कर देते हैं, जनरल चीज़ों पर, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर भी विचार करेंगे।
चर्चा करेंगे इन डेप्थ, मतलब, और बहुत अच्छी तरह चर्चा करेंगे डिटेल में तैयारी करके। 2-4 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है यार, चिंता मत क्या करो, तो थोड़ा सा टाइम दो इसको बाजार को भाई। तो देखिए कल जीडीपी के फिगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 6.45, आए हैं कुल मिला के 5.45, यानी 1% लेसर आया है। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब डेफिसिट आया मार्केट एस्टिमेट से। द जीडीपी फिगर्स आर मच बिलो द मार्केट एक्सपेक्टेशन। अब मैं बताता हूँ आपको, सेक्टर वाइज बताता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहला है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जुलाई से सितंबर के फिगर्स हैं, एक क्वार्टर के, सेकंड क्वार्टर के जीडीपी फिगर्स हैं ये, मतलब। तो सेकंड क्वार्टर के फिगर्स हैं, तो मैं बताता हूँ आप इसको, सेक्टर वाइज बता रहा हूँ मैं। कृषि क्षेत्र में पिछले साल 2.8% ग्रोथ थी, जो ग्रोथ घट के 2.7% रही। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा घटत नहीं है। और अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, थोड़ा बारिश भी ज़्यादा आ गई थी, और वो सारे रिजल्ट्स अभी आएंगे, क्योंकि फसलों की जो कटत है, हालांकि सीजन टू सीजन टैली किया है, लेकिन मैं समझता हूँ लास्ट ईयर से एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन तो ज़्यादा ही रहेगा, बिकॉज द रेनफॉल वॉज मच बेटर। अब माइनिंग सेक्टर में आते, लास्ट ईयर 8.8% की ग्रोथ थी, जो घटकर 3.9 रह गई है, लेस देन हाफ। ग्रोथ जो ट्रिम हुई है वो लेस देन हाफ रह गई है, मतलब खाली घटत इसी में आई है। जो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, इन दो सेक्टर ने ही इसको जीडीपी को तोड़ा है, मतलब आप समझो। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.6% ग्रोथ थी लास्ट ईयर, वो 4.5% रह गई। बिजली 6.8 थी, 6.8 है। इलेक्ट्रिक जनरेशन में कोई कमी नहीं आई। इट मीन्स इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हैज रिमेंड मेंटेन्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डिमांड नहीं थी, माइनिंग की डिमांड नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किसने की, ये की सर्विस सेक्टर ने। सर्विस सेक्टर के लिए मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में रखिए। वहाँ कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत कम है, तो इसलिए वो उसी ने कंज्यूम किया और उसी में ग्रोथ है। बिजली आ गया। कंस्ट्रक्शन में 11% थी लास्ट ईयर, इस साल 9% है, मतलब। ट्रेड होटल्स, यानी ये जो स्टार्ड होटल्स हैं, इनको ट्रेड होटल्स माना जाएगा। लास्ट ईयर 6.9 थी, इस साल 5.9 है। वो जो वैक्यूम था कोरोना काल का, जो बबल था, वो अब खत्म हो रहा है। जो होटल टूरिज्म इंडस्ट्री में जो बबल इकट्ठा हो गया, नाउ दैट इज गोइंग टू कूल एंड। लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होगा। मैरिजेस के कारण, मैरिज है, फंक्शंस हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, मैरिज सेरेमनीज हैं, और फैमिली फंक्शंस हैं, कमर्शियल फंक्शंस हैं, मीट कॉन्फ्रेंस वगैरह है। ये कोई डाउन जाने वाली चीज़ नहीं है। रेनी सीजन में थोड़ा डाउन रह गया, अब की बार बारिश ज़्यादा थी, इस कारण से मूवमेंट नहीं हो पाया लोगों का। रियल एस्टेट, असली पिटाई फिर इसमें हुई है। 3 सेक्टर से पिटे हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की पोजीशन ये है, 9.3 थी लास्ट ईयर, इस साल 6.9 रह गई है। तो ये जो रियल एस्टेट की पुकार करते हैं, रियल एस्टेट शेयर खरीदो, रियल एस्टेट शेयर खरीदो। मैंने आज के 1-1.5 महीने पहले वीडियो बना करके अलर्ट कर दिया था कि इसमें से थोड़ा बहुत पैसा दोस्तों निकाल लो, कुछ नहीं रखा है, याद ही करोगे वरना। क्योंकि ये रियल्टी सेक्टर हाई बीटा सेक्टर है, एकदम झटका खाता है, आपको बेचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप देखते रह जाओगे, अब आता है यार, सुधरता है थोड़ा, ये 200 रुपये गिर गया आज, थोड़ा ठीक ऊपर आने दो, फिर वो 50 रुपये ऊपर आएगा, आप सोचोगे 200 ऊपर आएगा, वो सीधा फिर 400 रुपये नीचे। तो ये दिस इज द पोजीशन रियल्टी सेक्टर से। मेरी राय यही है कि थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को निकाल लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस 8% थी लास्ट ईयर, इस साल 9.3% है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई कैन से कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कोई कमी वाली बात नहीं। डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ बरकरार है। एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस का एक्सपेंडिचर इज बीइंग इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स द पेमेंट आर प्रॉपर, ग्रोथ इज प्रॉपर, एंड द वाट एवर, बट ग्रोथ एंड पेमेंट दो ही चीज़ होती हैं, दे आर प्रॉपर। जो फर्दर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे इनको, शिपिंग कंपनीज को,
और भी कुछ डिफेंस कंपनीज को हैं, वो मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम यही चर्चा करेंगे कि भाई बाजार की स्थिति कोई, ये जो जीडीपी के फिगर आए उस हिसाब से तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पोजीशन बढ़िया नहीं रहनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो इंफ्रा सेक्टर है मतलब उसकी अच्छी नहीं रहेगी, रियल्टी अच्छी नहीं रहेगी, माइनिंग की अच्छी नहीं रहेगी। एंड माइनिंग मीन्स द मेटल सेक्टर। माइनिंग काय की होती है भाई? आयरन ओर की होती है, कॉपर ओर है, बॉक्साइड है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, लीड है, जिंक है, कोयला है, और क्या चीज़ है ये बताइए आप? कोल की तो डिमांड वैसे ही घटती चली जाएगी। कोल इंडिया की हालत खराब हो जाएगी कुछ टाइम में। कारण क्या है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव बीन अलॉटेड कोल ब्लॉक्स, एंड as soon as they will come into operation, they are coming slowly and slowly, they are coming into operation। तो कोल इंडिया से जो भी जो 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 रेगुलेटेड बायर है या जो अनरेगुलेटेड बायर है, स्टील है, सीमेंट है, पावर हाउसेज है, ये खरीद बंद कर देंगे मतलब। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैं जो आपको बार बार ये कहता था कि बुक कर लो प्रॉफिट थोड़ा बहुत भाई, कंस्ट्रक्शन से, इंफ्रा से, मेटल से बुक कर लो, मेटल से दूर रहो। मैं बार बार ये कहता था, क्यों कहता था? मेटल को ऑपरेटर्स ने थाम रखा है चूंकि खुद फंस के। इनका अंदाजा ये था कि चूंकि इकोनॉमी अपसर्ज कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो मेटल की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मेटल की डिमांड तो बढ़ने की बजाय बैठ गई। देखो ऑटोमोबाइल बैठ, जो मेजर कंज्यूमर है मेटल के, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा, इन सब में ढिलाई आ चुकी है। ढिलाई थी मतलब ऑटोमोबाइल में जरूर थोड़ी जान थी, बाकी कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रा में, रियल्टी में कोई खास दम वाली बात नहीं थी मतलब। उसको वैसे ही उछाल दिया मतलब खाली। और अभी भी जो रियल्टी में फंसा रहेगा ना, ये हाईएस्ट रेट है। आप डीएलएफ का रेट देख लीजिए क्या हो गया मतलब, ये देख लीजिए 965 रुपये से गिर के 750-800 पे आ गया, और वो चढ़ नहीं पा रहा। वो क्यों है? क्योंकि गिरावट आई है इसमें, डिमांड गिरी है। ये जो ऑपरेटर्स हैं और मैनेजमेंट्स हैं, ये आपको पता नहीं पड़ने देते हैं असली पोजीशन का। जब वो अपना माल बेच चुके होते हैं, वो फंसे रहते हैं। बेच चुके हैं, कह देंगे साहब गिर गए, जब ही गिराएंगे उस शेयर को छोड़ेंगे जब ही, वरना पकड़े रखते हैं। 10,000 शेयर खरीदते हैं, 25 बेचते हैं, फिर 5,000 खरीदते हैं, फिर 20 बेचते हैं। इस तरह से धीरे धीरे माल पिलाते रहते हैं लोगों को, और रिटेल इन्वेस्टर ग्रैबिंग में आता रहता है, लपेट में आ जाता है, मारा जाता है। तो खैर आप जैसा भी चाहे करें। अब जो हमारा नेक्स्ट जो विश्लेषण है, वो आज एक बहुत ही शानदार शेयर पे विश्लेषण करेंगे, जो एक दूसरा महान अपोलो हॉस्पिटल के मुकाबले पहुंचने वाला है। दैट इज अनदर अपोलो हॉस्पिटल इज कमिंग इनटू फॉर्म। याद करोगे आप मेरे इस एनालिसिस को? मैं प्रशंसा नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए, गलत है ये, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा अटेंटिव होकर के और मेरे पूरे वीडियो को देखें, जब भी कोई निष्कर्ष समझ में आएगा, और ना कुछ नहीं आना है। मैं आपको बहुत से ऐसी बातें, खाली नाम सुन लेने से क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस कैसे होगा मतलब? और अगर 10, 20, 25 रुपए की ट्रेडिंग बेनिफिट के लिए आप खरीदते हो, तो मेरे जो एनालाइज शेयर है ना, उनको मत खरीदा करो। वैसे तो मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अपने जो मैंने एनालिसिस किया है और जो मैंने पॉइंट बताए हैं, मैंने जो कंप्लीट रिव्यू डिटेल्स दी हैं, उनके बेसिस के ऊपर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि भाई खरीदें, नहीं खरीदें, क्या करें, क्या नहीं करें। ये आपका निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों। अब चलते हैं अपन चलते हैं और चल करके ये देखिए, आज बात करेंगे हम रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर हॉस्पिटल, जिसने रिकॉर्ड रिटर्न दिया है। मैं आपसे बता रहा हूँ, इसका 545 रुपये में आईपीओ आया था दोस्तों, जनवरी 23 में लिस्ट हुआ था ये शेयर। जनवरी 23 में लिस्ट हुआ था ये, और कितना सा टाइम हुआ है? 545 में लिस्ट होकर के 427 गया। जो भी अलॉटीज थे, फर्म अलॉटमेंट आए थे, सबसे ले गए, सबसे सस्ती कीमत पे ले गए वो माल। और जो तेज गियर जो हाथ दिखाया है इसने, आज रेट है इसका 1590 रुपये। तो आप देखिए कि कितना हो गया, 4 गुना से 4 गुना हो गया, मतलब 4 गुना से थोड़ा सा कम हो गया है कि नहीं है? लेकिन इसमें दम है, मतलब इसमें क्या है कि इनका जो बिजनेस है ना, जो हॉस्पिटल्स है वो चिल्ड्रंस के लिए है, और एक डिलीवरी के भी हॉस्पिटल है। मतलब ये जो गायनोकोलॉजी जो डिलीवरी करवाते हैं मतलब बच्चों की, वो भी है। तो उसमें भी बहुत बड़ा मुनाफा है। हाईली रिवार्डिंग हॉस्पिटल है, मतलब बिजनेस है इनका।
इनके, अब मैं आपको देता हूँ डिटेल्स देता हूँ। देखिए डिटेल्स ये हैं, इनके 19 हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में इस समय। उनके अंदर 1655 बेड है, जिसमें 1290 बेड की ऑक्यूपेंसी ऑन एन एवरेज है। तो दिस ऑक्यूपेंसी इज वेरी गुड ऑक्यूपेंसी। एक होटल इंडस्ट्री में जो 62% ऑक्यूपेंसी है, उसके मुकाबले ये ऑक्यूपेंसी मैं चेक करता हूँ 1290 बटा 1655, 78% ऑक्यूपेंसी है। तो दिस इज द बेस्ट ऑक्यूपेंसी, मतलब 78% ऑक्यूपेंसी, जिसमें ख़राब सीजन भी आते हैं, अच्छे सीजन भी आते हैं। और ये 1000 बेड्स अगले 2 साल के अंदर और ऐड करने का प्लान बना रहे हैं, मतलब प्लान है इनका। और उसमें 2 हॉस्पिटल ये गुड़गांव में खोलेंगे, जिनकी बेडेड कैपेसिटी 400 की होगी, एंड दे विल बी रेडी बाय 2027। और मैं इनके हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ हैं बताता हूँ मोटे रूप में। 8 हॉस्पिटल तो हैदराबाद में अकेले में, वो बड़ा सिटी है हैदराबाद और सिकंदराबाद, और वहीं की एक कंपनी है। तो हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों मिलके बहुत बड़ी, और मतलब मोर देन 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 8 हॉस्पिटल तो हैदराबाद में, 4 हॉस्पिटल बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो हाई पेइंग सिटी, वहाँ कोई भी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, बिजनेस मैग्नेट्स हैं, वो अपने बच्चों को मतलब जो डिलीवरी भी करवाएंगे तो वो बढ़िया से हॉस्पिटल में करवाएंगे, सुपर क्वालिटी हॉस्पिटल। 4 बेंगलुरु में, 2 दिल्ली में, 2 चेन्नई में, और 1 विजयवाड़ा में, एक विशाखापट्टनम में। तो इस तरह से 19 हॉस्पिटल्स हैं इनके। और ये 1655 बेड की जगह ये हॉस्पिटल की संख्या हो जाएगी करीब 25, और बेड्स की संख्या हो जाएगी 3000 आने वाले 2-2.5 साल के अंदर। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द हॉस्पिटल हैज़ ल्यूक्रेटिव स्कोप। अब इसमें होल्डिंग, शेयर होल्डिंग की क्या पोजीशन है। प्रमोटर 49.85%, एफआईज ने बढ़ाई अपनी होल्डिंग, मामूली सी बढ़ाई, ये मिलता इतना ही माल है, 25.12% है। डीआईआईज की होल्डिंग, डीआई ने भी बढ़ाई अपनी होल्डिंग, 13.84% होल्डिंग है। और पब्लिक के पास होल्डिंग 11.20 है, इन्होंने मामूली सी घटाई। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 77,524 है। तो दीज आर द डिटेल्स, यानी 500 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंडिचर है इसको। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल पे विचार करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है इसका। मार्केट कैप है 16,141 करोड़ रुपए, आज की तारीख में स्मॉल कैप है, लेकिन दिस विल बिकम लार्ज कैप विद इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। कितनी रेट हो जाए कोई आप अंदाज नहीं लगा सकते उसका, आज कुछ नहीं कहा जा सकता। आज कहने वाले को पागल बताएंगे कि मूर्ख है आदमी, लेकिन दिस इज अनदर अपोलो हॉस्पिटल, ये दिस आई कैन से, बिकॉज द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एफिशिएंट। प्राइस है 1589 रुपीज़ की, हाई लो 52 वीक में रहा है 1075 से 1710 रुपये। ये शेयर होल्डर्स को देते हैं लॉन्ग रन में पैसा। कोई भी कंपनी है, जो भी अच्छी कंपनी है, लॉन्ग रन में पैसा देगी। आप यूँ मतलब जैसे आम, यानी कोई मिर्ची भिंडी तोड़ लेते हो, कोई घास उग जाती है, उस तरह नहीं है। ये आम के पेड़ है, मतलब लग गए देंगे, सीजन पे माल देंगे, आपको पैसा देंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो 69.7 है, और बुक वैल्यू 132 है, और डिविडेंड यील्ड 0.19 है। तो डिविडेंड यील्ड भी ठीक है भाई इतने हाई प्राइस शेयर पर। और आरओसी 19.1, आरओई 18.2 है। ये सब बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छे हैं मतलब। और फेस वैल्यू 10 रुपये है। 5 साल में, 5 साल का नहीं है इसका पीरियड, लिस्टेड हिस्ट्री इसकी जनवरी 23 से 427 रुपये था 23 जनवरी को। जनवरी 23 में 427 रुपये था, आज 1589 है, यानी लगभग 3.25 टाइम ये हो चुका है 3 साल के अंदर। अच्छा, अब दोस्तों देखते हैं इसके पी रेशो पर ही विचार कर लेते हैं। आप ये कहोगे 69 का पी रेशो तो बहुत ज़्यादा है साहब, 70 मानो आप उसको। तो आप ये देखिए कि एवरेज पी रेशो मेडिकल इंडस्ट्री का, यानी हॉस्पिटल इंडस्ट्री का जो एवरेज पी रेशो है वो 58.41%। उसमें ग्रोविंग, नॉन ग्रोविंग
और ये जो मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, चाहे उनमें किसी में ग्रोथ है किसी में नहीं, वो सब शामिल है। नए हॉस्पिटल्स भी शामिल है। तो 58.41 की सेक्टरल ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है। और मैं आपसे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनकी बताता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल का 82.99 पी रेशो है, फोर्टिस का 72.34 पी रेशो है, और नारायणा का 33.24 है। नारायणा लोएस्ट है। नारायणा को मैं रिकमेंड कर चुका, मैं एनालाइज कर चुका हूँ पहले, उस पर पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ, और उसको यही कहा है मैंने कि भाई ये भी बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इसका जो पी रेशियो है 69, इसकी ग्रोथ को देखते हुए कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी है। अब फिगर्स पे विचार करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। आप क्वार्टरली रिजल्ट में हम 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, सीजन टू सीजन भी कंपेयर हो जाएगा, और ये और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर हो जाएगा। सितंबर 23 क्वार्टर, जून 24 क्वार्टर, और सितंबर 24 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर का कंपैरिजन है। सेल थी सितंबर 23 में 333 करोड़ रुपए की, अभी जून 24 में 330 करोड़ रुपए की, और सितंबर 24 में 417 करोड़ की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35%, फिर जून 24 में 28% था। ये ऑफ सीजन होता है एक तरह से, डिलीवरीज वगैरह भी कम होती हैं जून के, मतलब अप्रैल से जून में डिलीवरीज कम होती हैं। अप्रैल डिलीवरीज का सीजन शुरू होता है ये जुलाई से, और दिसंबर तक चलता है, 6 महीने तक। 417 करोड़ की सेल आई है सितंबर क्वार्टर में, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैंने बताई दिया आपको। नेट प्रॉफिट है सितंबर में 63 करोड़ आया था, सितंबर 23 में 63 करोड़ था। फिर जून क्वार्टर में गिरा, ऑफ सीजन में 40 करोड़ आया, और अभी 79 करोड़ आया सितंबर 24 में। तो मैं ग्रोथ बता देता हूँ आपको प्रॉफिट में, 79/63 दोस्तों 25.39% की खरी ग्रोथ है, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिहाज से रिमार्केबल ग्रोथ है। और हॉस्पिटल जुड़ेंगे तो ग्रोथ और आएगी, इनमें तो आएगी। और क्योंकि रेट बढ़ाते हैं, बेड बढ़ाते हैं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में भी, इस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। अब एनुअल जो P&L पे विचार करते हैं, एनुअल प्रॉफिट्स की, इसमें FY 19 से टैली करेंगे हम। जब ये जो हॉस्पिटल था, ये जो कंपनी थी, ये इन्फेंट एज में थी, और नाउ इट इज़ बिकम अंडर टीन एज। आज भी यंग मैं नहीं कहूँगा इसको, अंडर टीन एज ही है। और किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वो जो अंडर टीन एज पर हो जब ही किया जाए, ताकि वो यंग होकर के और एक प्रौढ़ अवस्था में जब तक पहुँचेगा, जब तक आपको कुछ से कुछ कर सकता है। वो करेगा नहीं करेगा, ये सब किस्मत के खेल है दोस्तों। रिस्क बिना कुछ भी नहीं है, रिस्क लिए बिना कुछ भी नहीं होगा ज़िंदगी में। मैं भी आगे बढ़ा हूँ, रिस्क लेके बढ़ा हूँ। तो FY 19, FY 23 और TTM 24 सेल देखते हैं आप। 19 में 543 करोड़ रुपए की सेल की, FY 23 में 1174 करोड़ की सेल, और अभी 1425 करोड़ की सेल। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो कंटिन्यूअस ग्रोथ है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वो सीजन का चक्कर रहता है ना हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, लेकिन पूरे साल का आप देख लीजिए कंटिन्यू ग्रोथ है। और सन 19 से यानी 5 साल में 2.5 गुना इसकी सेल हो गई है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% थे 19 में, फिर 23 में 34% थे, और 24 में TTM में 33% है, क्योंकि वो जून क्वार्टर का इसमें शामिल है, अभी 24 का, उसमें थोड़ी गिर गई थी मार्जिन। अच्छा, अनदर थिंग, नेट प्रॉफिट सन 2019 में 45 करोड़ का प्रॉफिट था, और फिर 23 में 212 करोड़ का हुआ, और TTM 232 करोड़ रुपए है। तो 232 कितने टाइम हुआ है? 232 को डिवाइड करते हैं 45 से, 5.15 टाइम प्रॉफिट हो गया 5 साल में। 5 टाइम प्रॉफिट माय डियर, 5 साल में। रिमार्केबल ग्रोथ है, वंडरफुल ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 14 पैसे थी 2019 में। उस समय इसकी इक्विटी छोटी थी, मतलब IPO नहीं आया था ना, IPO आने से बढ़ी है इक्विटी को। और आज इसकी, उसके बावजूद भी
आज इसकी TTM में EPS 22 रुपये 80 पैसे। इक्विटी बढ़ने के कारण EPS उतनी नहीं बढ़ी, EPS अब और बढ़ती चली, बीपी बढ़ी है, EPS भी 2.25 हो गई है, मतलब ये पोजीशन है। तो अब कंपनी बस ये डिलीवरीज का भी काम करवाती है और बच्चों का ट्रीटमेंट भी करती है, और इनके पास में एक से एक बेटर एक्सपर्ट है, सुपर क्वालिटी फैसिलिटीज़ हैं। द हॉस्पिटल फैसिलिटीज आर मोर देन 5 स्टार होटल। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों आज इसको यहीं रहने देते हैं, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।